रेत के ऊपर जो है वो एक इमारत बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। पुलिस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फरारी वगैरह जैसी सुपर कार का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर कौन सदर और कौन वजीर आजम बनेगा ये फैसला एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होता है। इन्होंने जो है वो दुबई को इस गाँव से एक चमकता शहर बना दिया। इस काम के लिए जो है वो इन्होंने काफी सारा पैसा लगा दिया। तो ये पोर्ट जो है वो उस दौर में बनवाया गया था, लेकिन आज की तारीख में भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है और इस पूरी जगह को जो है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए सन 1990 में एक जगह जो बिल्कुल बंजर थी, जहां धूल मट्टी पानी तक नहीं था, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, और आज की तारीख में वो एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया के तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया है। वहां पर आज की तारीख में हर साल 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी जो है वो बड़े आराम से फराहम किया जाता है। बड़े बड़े फवादे और नहरें जो है वो आज की तारीख में बहुत ही तेजी से बन रहे हैं, और जहां पर सिर्फ रेत ही रेत थी, वहां पर आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, सबसे बड़े मॉल्स, सबसे बड़े होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, और इसके अलावा जो है वो सबसे ऊंचे एलिवेटर्स हैं। और एक कहावत है कि रेत के ऊपर जो है वो एक इमारत बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना दी। और इसके अलावा जो है वो पुलिस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फरारी वगैरह जैसी सुपर कार का इस्तेमाल करती है। और मेरी इन सारी बातों से जो है वो आपको अब तक इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि मैं दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में से एक रियासत दुबई की बात कर रहा हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा कि इनके पास जो है वो ऑयल का भंडार है, तो इसी वजह से जो है वो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जीडीपी का जो है वो सिर्फ 1% ऑयल से आता है। देखिए दोस्तों, ये हो कैसे पाया, जो कि बाकी मुल्कों को ये काम करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इसके पीछे जो है वो दोस्तों बहुत दिलचस्प कहानी है। वो जानने से पहले जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि दुबई किस तरफ है। ये पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। असल में 7 अलग अलग किंगडम्स के राजा ने मिलकर ये फैसला किया कि ये लोग मिलकर एक मुल्क बनाएंगे जिसका नाम रखा गया यूएई, और ये है वो 7 किंगडम। और दोस्तों कई बार जो है वो इसमें सिटीज और किंगडम्स के बीच में जो है वो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि किंगडम्स और सिटीज के नाम जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे दुबई किंगडम है, उसे इमिरेट ऑफ दुबई कहते हैं, और इस इमिरेट ऑफ दुबई के अंदर एक सिटी है, सिटी ऑफ दुबई। बिल्कुल इसी तरह से इमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में एक सिटी है, सिटी ऑफ अबू धाबी। और दोस्तों जैसे हर मुल्क के सदर और वजीर आजम होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यूएई के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सदर और कौन वजीर आजम बनेगा ये फैसला एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होता है। ये जो 7 किंगडम्स हैं, इन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा सदर होगा, और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा वजीर आजम बनेगा। इसलिए यूएई में आप देखेंगे कि जो पावर है वो अबू धाबी और दुबई में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, और इसी वजह से यूएई जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हर जगह पर आपको कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिखती, और दूसरी तरफ जो है वो आपको इस तरह से तस्वीर दिखाई देगी। देखें दोस्तों, दुबई आज जो भी है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम साल 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है इस वक्त में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर अलग अलग बादशाह जो है वो अपने अपने रियासत पर अपना हुक्म चलाते थे, और इस वक्त जो है वो इस जगह को शेखडम्स कहा जाता था। और आज जो है वो यहाँ पर दुबई है, ये उस वक्त जो है वो मछुआरों का एक गांव कहलाता था, जो कि अबू धाबी के सल्तनत में आता था। साल 1833 में शेख मखदूम ने जो है वो इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था, और इसी वजह से जो है वो इन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। और आज भी जो है वो दुबई पे जो लोग हुकूमत करते हैं वो उन्हीं के खानदान से हैं। अब इसके कुछ वक्त के बाद साल 1853 में, जो कि ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे पूरी दुनिया पर, तो वो लंदन से जो है वो बंबई जाने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात ये थी कि जब इस जगह से वो गुजरते थे तो यहाँ से गुजरते वक्त उनके साथ लूट मार हो जाती। तो इसलिए जो है वो ब्रिटिशर्स ने इस मुद्दे पर जो है वो इन लोगों से बात की, और इस सिलसिले में जो है वो इन्होंने एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें जो है वो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की बात की, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो उनको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद जो है वो एक वैसा वक्त आ कि जब इस जगह का नाम शेखडम से तब्दील होकर क्रूशियल स्टेट हो गया, और दुबई भी जो है वो क्रूशियल स्टेट में ही गिना जाने लगा। फिर कुछ वक्त के बाद जब उस जगह में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तो इन क्रूशियल स्टेट्स को ब्रिटिशर्स की आर्मी ने सिक्योरिटी दी, और इन स्टेट्स का सारा फॉरेन अफेयर
ब्रिटिशर्स ही देखने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए क्रूशियल स्टेट सिर्फ जो है वो एक क्रॉसिंग पॉइंट था और ऊपर से चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, तो इनको जो है वो यहाँ पर ज्यादा फायदा नहीं दिखा। और दोस्तों इस वक्त में जो ये इलाका था वो फिशिंग से ज्यादा जो है वो पर्ल बिजनेस के लिए मशहूर हुआ। और इस वक्त भी जो है वो दुबई एक गाँव ही कहलाता था। असल में दोस्तों दुबई की जो किस्मत बदली है वो साल 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बनते हैं और इन्होंने जो है वो दुबई को इस गाँव से एक चमकता शहर बना दिया। साल 1959 में ये यूरोप और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे और इन्होंने जो है वो वहां से वापस आते ही ये फैसला किया कि वो दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर होगा। दुबई जो है वो पर्शियन गल्फ में है, जो कि दोस्तों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदीया और कतर के बीच में है और इसके साथ साथ जो है वो ये रास्ता अफ्रीका और एशिया को भी कनेक्ट करता है। तो दोस्तों दुबई की देखें जो लोकेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शेख राशिद ने, जो इनके पास नेचुरल दुबई क्रीक थी, यानी कि एक नहर जो थी, इसमें छोटी छोटी कश्तियां तो आती थी लेकिन बड़े बड़े जहाज नहीं आ सकते थे। शेख राशिद ने इस जगह को और गहरा करवाया और बड़ा करवाया और पहले के मुकाबले में जो है वो इसे काफी चौड़ा करवाया, ताकि इसमें जो है वो बड़े बड़े जहाज भी आ सके। और इस काम के लिए जो है वो इन्होंने काफी सारा पैसा लगा दिया और इसी वजह से इन्होंने लोन भी लिया था और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और इसी वजह से जो है वो शेख राशिद पर बहुत सारी बातें भी बनाई गई थी, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हुई है। और यही वो वक्त था जिसके बाद से जो है वो दुबई में बड़े बड़े जहाज आने लगे, जिसकी वजह से दुबई के पास का जो मार्केट था वो बहुत अच्छे से चलने लगा। और इसके बाद भी जो है वो शेख राशिद रुके नहीं, इन्होंने जो है वो एयरपोर्ट बनाया, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो है वो इन्होंने काफी सारा पैसा लगाया और जो भी पैसे आ रहे थे ये सब इन्हीं कामों में लग रहे थे। इसकी वजह से जो है वो इनका काफी मजाक भी उड़ाया गया, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है वो बहुत सारे पैसे लग रहे थे, जिसके लिए काफी परेशानी का सामना था। फिर एक वक्त आता है साल 1966, जब दुबई से तेल दरियाफ्त होता है, लेकिन दोस्तों इस तेल की मिकदार काफी कम होती है इनके पड़ोस मुल्कों के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शेख राशिद का ये मानना था कि यहाँ पर ऑयल तो मिल गया है लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं चल सकता, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने ये सारा पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगवाया। और इसी दौरान इन्होंने एक बात भी कही थी जो कि आज तक काफी ज्यादा मशहूर है। इन्होंने कहा कि मेरे दादा जो है वो ऊंट की सवारी करते थे और मेरे वालिद भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं जो है वो मर्सिडीज चलाता हूँ और मेरा बेटा जो है वो लैंड रोवर चलाएगा और उसका बेटा भी जो है वो लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात उसके बाद ऐसे हो जाएंगे कि वो उसका बेटा जो है वो दोबारा से ऊंट की सवारी करेगा। तो इसी वजह से जो है वो दुबई को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे वो कि जिसकी डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ ऑयल पर ना हो। जब शेख राशिद दुबई में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे तो उस वक्त जो है वो काफी सारी आसानियां भी हो रही थी कुदरती तौर पर, जैसे कि दुबई को जो है वो ब्रिटिशर्स से आजादी मिल गई और इस वक्त जो है वो इसी दौरान ब्रिटिशर्स भी चले गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो है वो इस जगह की सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा। और साल 1968 में जो है वो ब्रिटिशर्स इस जगह को छोड़कर चले जाते और दिसंबर 1971 में ये जितने भी किंगडम्स हैं ये सारे जो है वो एक हो जाते हैं। और ये जो रास अल खैमा नाम का किंगडम है ये जो है वो 1 साल बाद ज्वाइन करता है। तो इसके बाद होता ये है तो टोटल 7 किंगडम मिलकर एक मुल्क बना लेते हैं। हालांकि दुबई असल में तो एक मुल्क था, लेकिन एक मुल्क के हिसाब से जो है वो इसे यूएई कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, जब भी जहाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसे फ्यूलिंग वगैरह के लिए या लोडिंग अनलोडिंग वगैरह के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों दुबई की लोकेशन एक ऐसी जगह पर है कि जहां से बहुत सारे मुल्कों के जहाजों को आना जाना पड़ता था। तो देखिए शेख राशिद ने जो है वो इस बात को बहुत गहराई से समझा और उसी वक्त जो है वो पोर्ट राशिद भी बनवाया और इस पोर्ट की वजह से जो है वो वहां पर शिप्स रुकने लगे। और जब कोई शिप रुकता वहां पर आकर तो इसके करीब करीब जो है वो काफी बड़ी तादाद में कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। आप इस बात को यूं समझ ले कि एक गाँव है, उसके पास से एक हाईवे बना दिया जाए और गाँव वाले जो है वो पेट्रोल पंप से लेकर खाना पीने वगैरह के लिए हर चीज तैयार कर दें। तो इस तरह से जो है वो इस गाँव की कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही वाली बात जो है वो पोर्ट के साथ भी हुई। और पोर्ट राशिद जो था उसको साल 1972 में बनवाया गया था और इसकी कामयाबी को देखकर जो है वो साल 1969 में फिर से एक और पोर्ट बनवाया गया, जिसका नाम था दोस्तों पोर्ट जेबल अली। वैसे तो ये पोर्ट जो है वो उस दौर में बनवाया गया था, लेकिन आज की तारीख में भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। और इस सब के साथ जो है वो शिप्स की रिपेयरिंग वगैरह के लिए दुबई ड्राई डॉक बनवाया गया। और इस सब के बाद जो है वो दोस्तों इमिरेट ऑफ दुबई चमकने लगा। जब बाकी मुल्क जो है वो ऑयल के पैसों से बड़े बड़े महलात बना रहे थे, तब शेख राशिद ने जो है वो एक ऐसा काम किया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में, यानी कि जब दुबई के पोर्ट्स बहुत अच्छा कमा रहे थे और काफी सारे शिप जो है वो वहां से गुजर रहे थे, और इस वक्त पर जो है वो उन्होंने मजीद पैसे बढ़ाने की बजाय शेख राशिद ने जो है वो ये ऐलान कर दिया कि दुबई का जो पोर्ट है जेबल अली वो कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब ये बनता है कि इस जगह से इस दौरान के बाद से जो भी जहाज गुजरेगा उसको कोई टैक्स किसी किस्म का नहीं देना पड़ेगा और इस पूरी जगह को जो है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स वगैरह सब कुछ माफ कर दिया गया है। और
और शेख राशिद का दोस्तों ये आइडिया जो था वो एक गेम चेंजर मूवी था, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद जो है वो ये रास्ता एक बहुत फेवरेट रूट बन चुका था हर किसी के लिए। और दुबई के जीडीपी का जो है वो दोस्तों तकरीबन 24% जो है वो यहीं से आने लगा। और दुबई जो है वो एक बहुत ही बड़ा शहर होने के साथ साथ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिनका सारा क्रेडिट जाता है यहाँ पर शेख राशिद और उनके हर एक मुश्किल फैसले को। जो उनकी सोच उस वक्त में थी वो आज के दौर में भी अगर लीडर जैसा सोचेंगे तो कई बार हिचकिचाएंगे। इस दौरान जो है वो एक और बात ऐसी होती है कि पाकिस्तान में जो है वो कराची एयरपोर्ट बहुत ही बिजी हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज तकरीबन सारी फ्लाइट्स पाकिस्तान से होकर गुजरती थी और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी बन चुकी थी। तो इस बात को जो है वो शेख राशिद ने सोचा कि दुबई के फायदे में डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर दुबई की लोकेशन भी काफी अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी और मल्टीपल रनवे वगैरह भी बनवाए। और देखिए ये जो रनवे वगैरह बनवाए इससे एक फायदा ये भी होता है कि जितनी भी ये जो एयरलाइन थी यानी कि सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एशिया और यूरोप के दरमियान चलने वाली जो भी फ्लाइट्स थी, ये जगह जो है वो उनके लिए एक रिफ्यूजिंग पॉइंट बन गया। लेकिन ये बात जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि शेख राशिद जो है वो इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में लाना चाहते थे और 1985 में जो है वो उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और इसका नाम रखा गया एयर एमिरेट्स। तो अब इसके लिए जो है वो इन्होंने ज्यादा पैसे देकर पाकिस्तान से हवाई जहाज लेना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इन्होंने पाकिस्तान का सारा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइन जो थी वो बाकी एयरलाइंस को काफी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को गिरो करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते थे और टैक्स जो है वो इसका 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था। और अगर वहीं बाकी एयरलाइन की बात की जाए तो जो उनकी कंट्री की गवर्नमेंट थी वो उनसे टैक्स भी लेती थी और इसके अलावा जो भी खर्चा होता था वो उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एयर एमिरेट्स ने तमाम एयरलाइंस को अपने से पीछे छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आप कभी दुबई गए होंगे तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि वैसे तो जो है वो दुबई बहुत ही मजहब पर चलने वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भी बाहर से आने वाले लोगों के लिए वहां पर कोई खास पाबंदी नहीं थी। और दुबई को जो है वो इस अंदाज में बनाया गया कि हर मुल्क के लोग जो है वो वहां पर बहुत ही आसानी से आ जा सके और अगर कोई एक बार आता है तो फिर उसका दोबारा आने का मन करे और इससे जो है वो दुबई बेहिसाब पैसा कमा सके। और ये जो सोच आज हम लोग देख रहे हैं, इस सोच की शुरुआत भी शेख राशिद ने की थी। जब दुनिया भर के शिप्स आ रहे थे दुबई में तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि बाहर से जब शिप्स आ रहे हैं तो लोग भी बाहर से आएंगे और वहां के लोगों का जो है वो दुबई में कंफर्टेबल फील करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है वो दुबई में बाकी पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत ही आसान कवायद और जवाब रखेगा। और वो जो उनकी सोच थी वो आज भी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई है और देखते ही देखते दुनिया भर के लोग जो है वो पोर्ट्स और ट्रेड्स की वजह से जो है दुबई में आने लगे। और यहाँ से जो है वो शेख राशिद ने सोचा कि जो लोग दुबई में आ रहे हैं उन्हें मजीद सहूलियत फराहम की जाए ताकि वो लोग जो है वो दुबई में मजीद रह सकें। और यही वो वक्त था जहाँ से दुबई को जो है वो टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम शुरू की गई। जो बात दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक पोर्ट बनने से शुरू हुई थी वो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की तरफ बढ़ रही थी। दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल्स और इमारतें वगैरह बनाकर दुबई को जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू हुआ और इस वक्त जो है वो दुबई में बहुत सारे लग्जरियस होटल बनाए गए और इसी के साथ साथ जो है वो दुबई का होटल सेक्टर जो है वो बहुत ही तेजी से बूम करने लगा। लेकिन अभी तक तो जो है वो दुबई सिर्फ उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे। लेकिन 1990 ऐसा वक्त था जब शेख राशिद ने कोशिश की कि पूरी दुनिया से जो है वो लोग दुबई में टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई जो है वो मजीद तरक्की करे। लेकिन दुबई में होटल्स वगैरह और तकरीबन हर सहूलियत होने के बावजूद भी बाहर से लोग जो है वो वहां पर आ नहीं रहे थे और इस मसले का जो है वो हल निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म में एक और चीज जोड़ी और वो था ग्लैमर। देखिए दुनिया में जो भी चीज बहुत मशहूर थी उसे बड़े स्केल पर जो है वो दुबई के अंदर लाया गया और सन 1999 में जो है वो दुबई के अंदर बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया और ये उस वक्त का दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था जिसे आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनवाया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये होटल ठीक से काम कर पाता उसी पर्टिकुलर टाइम में जो है वो शेख राशिद की डेथ हो जाती है और इनके बेटे जो है वो शेख मोहम्मद बिन राशिद अब किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी बिल्कुल अपने वालिद की तरह ही थे। उन्होंने जो है वो अपने वालिद के ख्वाब को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है वो बुर्ज अल अरब होटल की ओपनिंग 1999 को ही करवाई। ये दुनिया का जो है वो उस वक्त का सबसे लग्जरियस होटल और महंगे होटलों में से एक होटल था और ये दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल था उस मखसूस वक्त था। इस होटल में जो है वो मेहमानों के लिए प्राइवेट बीच था और उनका सेपरेट हेलीपैड था और इस तरह के होटल से दुबई ने जो है वो दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ की। देखिए किंग शेख मोहम्मद जो थे वहाँ के वो डेनियल बर्नम से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। डेनियल जो है वो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है। उन्होंने जो है वो मॉडल शिकागो को डिजाइन किया था और उनका मानना था कि अगर किसी भी शहर को दुनिया भर के अंदर अगर नाम कमाना है तो नॉर्मल प्रोजेक्ट से इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे शहर को जो है वो ना तो कोई पूछेगा ना ही कोई ध्यान देगा और ना ही ऐसे शहर की कोई ग्रोथ होगी। इसलिए अगर एक शहर को आगे रखना है तो इसके लिए एक बड़े जाट प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना होगा और इसी सोच के साथ दुबई में हर चीज जो दुनिया के अंदर थी उसे बड़ा करके बनवाया जाने लगा। रेत में जहां पर एक कमरा बनवाना बहुत मुश्किल है वहां पर दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुलाकर रेत के ऊपर जो है वो इमारतों की कतार लगा दी।
समंदर के अंदर मट्टी भर के इसके ऊपर पूरा शहर बना दिया। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब में ही देखा जा सकता था, लेकिन दुबई ने जो है वो इसे हकीकत करके दिखाया और दुबई ने जो है वो रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए। जब ये सारी चीजों पर काम होता है तो दोस्तों पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके लिए जो है वो एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए जिसके जरिए जो है वो समंदर के पानी को ही पीने के लायक बना दिया गया और इसी वजह से जो है वो पानी का मसला भी खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर जो है वो इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया। जो पोर्ट्स थे उसको तो उन्होंने टैक्स फ्री रखा ही था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने पूरे मुल्क को ही टैक्स फ्री कर दिया। देखिए दुबई में जो है वो बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स को जो है वो कोई किसी किस्म का इनकम टैक्स नहीं देना होता। देखिए आम लोगों और बिजनेसमैन से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने जो है वो यहाँ पर टूरिज्म, ऑयल एक्सपोर्ट और ट्रेड का फंड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो ज्यादातर अमीर लोग थे उन्होंने अपने बिजनेस वगैरह से लेकर हेडक्वार्टर्स वगैरह सब कुछ दुबई में शिफ्ट कर दिया। देखिए दुबई में जो है वो टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से बाहर से काफी सारे लोग आने लगे। तकरीबन दुबई में जो है वो 35 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिसमें एमिरेट परमानेंट सिटीजन जो है वो सिर्फ 3 लाख है। अब भले ही दुबई में जो है वो बाहर के लोग ज्यादा रहते हो, लेकिन दुबई जो है वो किसी भी बाहर वाले को सिटीजनशिप नहीं देता। देखिए दुबई के जो शहरी है वो सिर्फ अरबी होते हैं जो कि 1925 से पहले सेटल हुए हो या फिर जो है वो उनके माँ बाप एमिरेटी हो, यानी कि यूएई सिटीजन हो। और इनके रूल के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर जो है वो एमिराती से शादी कर ली तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ जो है वो खवातीन को ही सिटीजनशिप मिल सकती है, वो भी शादी के 7 साल और एक बच्चा होने के बाद। और अगर किसी वजह से बच्चा ना हो तो फिर खवातीन को जो है वो शादी के 10 साल के बाद शहरियत मिलती है। और मर्द के लिए जो है वो यहाँ पर शादी के जरिए से सिटीजनशिप लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को भी जो है वो शहरियत मिलती है, यानी कि अगर कोई दुबई के बाहर का डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर आर्टिस्ट हो जिनका 10 साल का तजुर्बा हो या फिर जिनको जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हो या फिर कोई बड़ा रेप्यूटेड इन्वेस्टर हो और उसका कोई भी अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो इस तरह से जो है वो दुबई उनको सिटीजनशिप दे सकता है बाहर वालों को। लेकिन वोटिंग राइट जो है वो इसके बावजूद भी नहीं मिलते। देखिए ये जो दुबई की सिटीजनशिप है इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी चीजें मिलती हैं। ये एक तरह की मंथली इनकम होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको जो है वो 5 से 7 हजार दिरहम तक का जो है वो मंथली टॉपअप भी दिया जाता है। अगर देखें जैसे जमीन नहीं है आपके पास और अगर आप गवर्नमेंट को ट्राई करते हैं कि हमें जमीन चाहिए तो वो आपको जमीन भी मिल सकती है बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा जो है वो काफी सारी सब्सिडीज और जॉब प्रेफरेंस भी मिलते हैं, लेकिन जो एमिराती होते हैं सिर्फ उनके लिए। देखिए दोस्तों जो एमिराती सिटीजन होते हैं वो पैदा होते ही बिना कुछ किए बिलियनियर्स बन जाते हैं। ये सारी सहूलियत इसलिए भी दी जाती है ताकि दुबई के जो शहरी हैं वो खुश रहें, क्योंकि अगर शहरी खुश नहीं रहेंगे तो मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी की बातें उठने लगती हैं। देखिए 2011 में जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के लिए एहतिजाज हुए, लेकिन दुबई में जो है वो एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन दुबई के शहरी जो है वो यहाँ पर इस मखसूस सिस्टम को तब्दील नहीं करना चाहते थे। देखिए दुबई में जो है वो कई सारे फ्रंट्स पर प्रोग्रेस की है और कई सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जो अभी भी पीछे हैं, लेकिन रेगिस्तान की रेत को एक बड़े मेट्रोपोलिस में तब्दील करना यहाँ पर किसी मौजूदे से कम नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर क्लिक करके जो है वो आप बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ बातें जान सकते हैं। अल्लाह हाफिज।